घर में आग लगा दिया गया, 3 बेटों को मरवा दिया गया। उस दरमियान हम जो है भीख मांग करके 4 महीने तक हम और हमारे परिवार इधर उधर घूम के किसी तरह से खाते पीते रहे। तो अब बचा क्या है, आगे नहीं बढ़ेंगे, हमको कोई सहारा कर देगा तो हम जो है हर तरह से तैयार है। नमस्कार दोस्तों, बात 2004 के अगस्त महीने की है। सिवान में 2 दुकानों के मालिक चंदा बाबू को 2 लाख रुपए की रंगदारी के लिए फोन आ रहे थे। चंदा बाबू रंगदारी के उन फोन कॉल्स को इग्नोर कर रहे थे। इस बीच किसी काम से वो पटना निकल गए अपने भाई के पास, जो रिजर्व बैंक में अधिकारी थे। देश की आज़ादी की वर्षगांठ के अगले दिन यानी 16 अगस्त 2004 को चंदा बाबू के किराने की दुकान पर डलडा उतारने के लिए गाड़ी रुकी हुई थी और गले में डलडा वाले को देने के लिए 2.5 लाख रुपए पड़े थे। दुकान पर चंदा बाबू का बेटा सतीश था। उसी दौरान रंगदारी मांगने वाले गुंडे हथियार के साथ आ धमके। सतीश ने कहा कि खर्चे के लिए 30 से 40 हज़ार रुपये दे सकता हूँ और 2 लाख रुपए उसके पास नहीं है। तभी गुंडों ने सतीश की पिटाई करनी शुरू कर दी और गले में रखे 2.5 लाख रुपए निकाल लिए। तब छोटे भाई राजीव ने जब सतीश को गुंडे के हाथ मार खाते देखा तो उसे बचाने के लिए बाथरूम साफ करने के लिए रखी एसिड को मग में डालकर उनकी ओर फेंका। बताया जाता है कि एसिड के कुछ छींटे गुंडों में पड़ गए। भाइयों के साथ हो रही बर्दाश्त की बातें थोड़ी ही दूरी पर दूसरी दुकान में गिरीश तक पहुंचती है और आनंद फानन में वो भी इस दुकान पर पहुंच जाता है। गुंडों ने राजीव को एक खंभे में बांध दिया और उसके सामने ही सतीश और गिरीश को तेजाब से नहला दिया। दोनों भाइयों को तेजाब से झुलसा कर मारने के बाद उनके शवों के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और बोरियों में नमक के साथ भरकर फेंक दिया गया। उन लोगों ने राजीव को इससे भी खौफनाक मौत देने की बात कही और उसे उठाकर अपने साथ ले गए। पटना में मौजूद चंदा बाबू तक अपने दोनों बेटों के मारे जाने, एक बेटे के अपहरण और दुकान बर्बाद होने की कहानी पहुंची। ये भी बताया गया कि राजीव पटना में था और छत से गिरने की वजह से अस्पताल में भर्ती है। हालांकि असल में राजीव गुंडों के कब्जे से भागकर छिपते छिपाते यूपी पहुंच चुके थे। चंदा बाबू को भनक लग गई कि राजीव के पटना के अस्पताल में भर्ती होने की बात झूठी है और उन्हें बुलाकर वहां मारने का प्लान है। इस बीच चंदा बाबू की पत्नी कलावती की शिकायत पर सिवान के थाने में हत्या और अपहरण का मामला दर्ज हो गया। चंदा बाबू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। भारी मन से उन्होंने फैसला किया कि वो सिवान जाएंगे और शहाबुद्दीन के आतंक के साम्राज्य को चुनौती देंगे। शुभचिंतकों ने चंदा बाबू को बार बार कहा कि सिवान ना आए, नहीं तो उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा। लेकिन उनका इरादा टस से मस नहीं हुआ। हिम्मत जुटाकर वह सिवान पहुंचते हैं और जिले के पुलिस अधीक्षक से मिलने की कोशिश करते हैं, पर यह संभव नहीं हो पाता है। थाने में दरोगा से मुलाकात होती है तो वो चंदा बाबू को अंदर ले जाकर समझाते हैं कि कहीं भी चले जाइए लेकिन सिवान में मत रहिए। इस दौरान छोटे बेटे राजीव के बारे में चंदा बाबू को कोई खबर नहीं थी कि वो जिंदा है या मर गया। सिवान में पत्नी कलावती के साथ रह रहे विकलांग बेटे और 2 बेटियों के सूद भी नहीं ले पाए। पुलिस प्रशासन से कोई समर्थन नहीं मिलने के बाद चंदा बाबू पटना पहुंच गए और सत्ताधारी पार्टियों के नेताओं से मदद की गुहार लगाते रहे, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। थककर वह दिल्ली में पहुंचे और वहां भी उन्होंने केंद्र में सत्ताधारी पार्टियों के नेताओं से मदद मांगी, लेकिन शहाबुद्दीन का रसूख ऐसा था कि किसी ने उनकी फरियाद नहीं सुनी। सिवान से दिल्ली तक धक्का खाने के बाद चंदा बाबू को एक बात समझ में आ गई थी कि यह उनकी अकेले की लड़ाई है और सिस्टम उनके साथ नहीं, खिलाफ है। उन्होंने तय किया कि अब चाहे जान ही क्यों न चली जाए, सिवान में ही रहेंगे और वहीं से लड़ाई लड़ेंगे। फिर समय का चक्र घुमा और वर्ष 2005 में नीतीश कुमार सत्ता में आए। नीतीश सरकार ने शहाबुद्दीन पर कार्रवाई शुरू की। इसी दौरान राजीव की शादी होती है और दोनों बेटों की हत्या के केस में अदालती कार्रवाई शुरू होती है। राजीव तेजाब हत्याकांड का चश्मदीद गवाह था। उनकी गवाही से 3 दिन पहले शहर के डीएवी मोड़ पर 16 जून 2014 को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। उस वक्त राजीव की शादी की महज 18 दिन हुए थे। राजीव की हत्या के 2 साल बाद जब शहाबुद्दीन को इसी दोहरे हत्याकांड में जमानत मिल गई तो चंदा बाबू टूट गए थे और सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दिया। उन्होंने उस समय कहा था, ऐसी बातों से अब दुख नहीं होता। अब मैं इसे हार जीत के रूप में नहीं देखता, क्योंकि जिंदगी में सब कुछ और सब जगह हार चुका हूँ। राजीव की हत्या के दिन ही तय हो गया था कि शहाबुद्दीन को जमानत मिल जाएगी। भाइयों के हत्यारे का राजीव ही एकमात्र चश्मदीद गवाह था। अब मेरे लिए मायने नहीं रखती कि हत्या के मामले में क्या होगा और क्या हो रहा है। अब सिर्फ एकमात्र चिंता अपने विकलांग बेटे और बीमार पत्नी की है। पत्नी 65 साल की हो गई है और मैं 70 का। उन्होंने कहा 3 बॉडीगार्ड मिले हैं, लेकिन बॉडीगार्ड का क्या भरोसा, हम छुपकर भी कहाँ जाएंगे, मरना तो है ही एक दिन। अब हमें भगवान मार दे या शहाबुद्दीन। इतने जुल्मों सितम के बाद भी चंदा बाबू और उनकी पत्नी अपने एक अपाहिज बेटे के साथ सिवान में डटे रहे और शहाबुद्दीन को सलाखों के पीछे पहुंचाकर ही दम लिया। दोस्तों, 16 दिसंबर 2020 को चंदा बाबू की हार्ट अटैक से निधन हो गई, लेकिन मरने के बाद भी चंदा बाबू बिहार में जंगल राज और सड़े हुए सिस्टम के खिलाफ
अकेले आवाज बुलंद करने के लिए याद किए जाएंगे। वह इसलिए भी याद किए जाएंगे कि आज से 2 दशक पहले जब पुलिस प्रशासन सिवान के तत्कालीन बाहुबली सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के डर से थर-थर कांप रहा था, तब उन्होंने अकेले उसका मुकाबला किया और लंबी कानूनी लड़ाई लड़कर उसे सलाखों के पीछे पहुंचाया। चंदा बाबू इसलिए भी याद किए जाएंगे कि उन्होंने अपने 3 जवान बेटों की अर्थी को कंधा दिया, पर सड़े हुए सिस्टम और उससे पैदा हुए नेता की खाल ओढ़े एक बाहुबली के आगे हार नहीं मानी। दोस्तों, ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो चंदा बाबू के लिए एक लाइक जरूर करना और ऐसे वीडियो का अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शहाबुद्दीन के खिलाफ आपका क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।